नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज सैटरडे है तो साइंस एंड टेक में कोई भी आर्टिकल है नहीं। एडिटोरियल्स में 4 मेजर आर्टिकल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे और करंट अफेयर्स में 8 मेजर आर्टिकल्स है, वो डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ ये पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com पे मिल जाएगी और जो मेरी ऐप है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगी। चाहे आप ऐप को एंड्रॉइड से डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो iOS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज पे 5% का डिस्काउंट चालू है, तो www.harshitdwedi.com पे जाके आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोर्स आपको दिख जाएंगे, आगे डिटेल्स में और बताऊंगा। चलिए एडिटोरियल को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ज्ञानवापी मॉस्क को लेके और जीएसटी काउंसिल ने ये जो ओवरऑल ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगाए गए हैं, इसको लेके 2 आर्टिकल्स हैं। एक तो देखिए बनारस में क्या हुआ है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसमें एक 1990s तक तो भाई आप साल के हर दिन जाके वहां पे पूजा कर सकते थे। बाद में एक नियम कानून निकल के आया कि हाँ भाई साल में एक दिन आप पूजा कर सकते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर। इस पर्टिकुलर सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है और वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है। इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर क्या देखा जा रहा है, यह देखा जा रहा है कि क्या भाई यहां पे पहले ओवरऑल कोई हिंदू टेंपल एग्जिस्ट करता था और क्या हिंदू टेंपल को तोड़ के ये पर्टिकुलर ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया। अब देखिए शुरू में जब ये पिटीशन शुरू हुई, शुरू में जब ये लीगल चैलेंज शुरू हुआ, तो इसका बेसिस क्या था। बेसिस ये था कि जो पूजा करने वाले लोग थे, हिंदू डिवोटीज थे, वो इस बात का राइट मांग रहे थे कि मॉस्क के प्रिसिंक्ट्स में अंदर जाके उनको पूजा करने की परमिशन दी जाए। ठीक है, तो शुरुआत इस चीज से हुई और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने भी और वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ये बोला कि ठीक है भाई, ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई अंदर जाके आप ओवरऑल डिवोटीज को पूजा करने का मौका दीजिए, जो कि अभी के लिए साल में एक बार केवल ये मौका मिलता है। लेकिन अब बहुत सारे फैसेट्स पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वे में रीजनिंग की जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो डेमोलिस्ड स्ट्रक्चर था पहले, उसकी वॉल्स को, उसके पिलर्स को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। जो पेंटिंग्स और जो आप कह लो जो कार्विंग्स है वॉल में, उनको यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी और कौन से विजिबल और इनविजिबल डीटीज की प्रतिमाएं इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर थी। तो कुल मिला के ओवरऑल लीगल चैलेंज के थ्रू इस पर्टिकुलर मॉस्क के अंदर यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या पहले यहां पे कोई टेंपल एग्जिस्ट करता था। अब देखिए ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी है, ऑथर का ये बोलना है कि इट इज अ ब्रेजन वायलेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसको मैं पहले कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय पे किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, इस्लाम को बिलोंग करता हो, वो वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पहले कैसे बनाया गया। तो देखिए ये मीडिवल टाइम्स में ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे मुस्लिम इन्वर्टर्स आए, उन्होंने टेंपल्स को तोड़ा और उसकी जगह मस्जिद बना दी। ये सच है। लेकिन 1991 में इस पर्टिकुलर मुद्दे के रिस्पेक्ट में सरकार ने कानून बनाया कि भाई 1947 पे जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर है वही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पहले क्या था। तो पहले जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये ऑर्डर निकल के आया कि ठीक है भाई आप सर्वे करवा रहे हो, तो सर्वे का लीगल बेसिस ये था कि यहां पे क्या मॉस्क में इस्लाम धर्म के फॉलो करने वाले लोगों के अलावा जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको पूजा करने की परमिशन दी जाएगी क्या। और अब तो यहां पे पूरे सर्वे के बेसिस पे यह पता किया जा रहा है कि पहले यहां पे कोई टेंपल एग्जिस्ट करता था क्या। तो अगर टेंपल एग्जिस्ट करता था तो फिर हो सकता है यूनिक आइडेंटिटी चेंज करने की भी डिमांड होने लगे। तो कुल मिला के चीजें इलीगल तरीके से हो रही हैं, ऐसा यहां पे बोलना है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, जब धर्म का मुद्दा हो जाता है तो धर्म के मुद्दे में सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, थोड़ा सा भद्र भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रकार के मुद्दों में ना अक्सर कर लड़ाइयां होने लगती हैं, लोग उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। तो उल्टी सीधी बातें छोड़ के अपने दिमाग से सेंसिबल तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका क्या राय है इसमें, और आप ओवरऑल अगर यहाँ पे कमिश्नर होते या जज होते तो क्या डिसीजन लेते। एक और मुद्दा इस पर्टिकुलर ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर से निकल के आ रहा है कि एक स्प्रिंकलर टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे लोग यहाँ पे शिवलिंगम बता रहे हैं। तो एडवोकेट कमिश्नर भी इस बात को लेकर प्रीमाइसेस की स्टडी कर रहे हैं और इस क्लेम को यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, जीएसटी काउंसिल रीटेक ऑन गेमिंग बेट्स डज नॉट प्रोवाइड अनसर्टेनिटी। देखिए कुछ महीनों पहले क्या हुआ था दोस्तों, ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग, इवन ऑफलाइन बेटिंग गैम्बलिंग, इसके ऊपर 28% का जीएसटी लेवी लगाया गया था।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बैठा था, उसमें ओवरऑल बहुत लंबे समय से इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर बातचीत हो रही थी। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जैसे रमीनो हो गया, ऑनलाइन कसिनो हो गया, गोवा और सिक्किम की जो कसिनो से, कभी आप गोवा घूमने गए हो, सिक्किम घूमने गए हो, तो वहां पे कसिनोस पाए जाते हैं। अमूमन देश के बाकी शहरों में, स्टेट्स में कसिनो नहीं मिलते हैं, बट गोवा सिक्किम में मिलते हैं। अब क्या है कि कसिनो के अंदर जो आप बेट लगाओगे उसके ऊपर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको 28,000 रुपया तो टैक्स देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक डेथ नेल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप टैक्स लगा दोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इस सनराइज सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे कसिनो खेलने जाएंगे नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए का वो सट्टा लगा रहे हैं और उस पर 28,000 रुपया वो टैक्स दे रहे हैं। तो कुल मिला के चीजें प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, काफी बवाल हुआ था, भयंकर भारी बवाल हुआ। तब सरकार ने 6 महीने पहले के लगभग, जब इस पर्टिकुलर टैक्स को लगाया 28% जीएसटी लेवी को, एक एग्जेम्पशन दिया, और वो एग्जेम्पशन काफी पसंद आया था इंडस्ट्री को। वो ये था कि जब पहली बेट लगाई जाएगी तब 28% का टैक्स होगा, उसके बाद अगर आप पैसा जीत के दूसरी बेट लगाते हो तब 28% का टैक्स नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गोवा के कसिनो में गया, डेल्टिन रॉयल, वहां पे बहुत सारे कसिनो में एक बार गया भी था, तो लोग बोल रहे थे इतने चिप्स, मैंने कहा यार लेस के चिप्स देंगे, चिप्स पता चला वो सिक्के होते थे जिससे बेट पे लगाया जाता था, मुझे इतना भी आइडिया नहीं था। जब मैं कसिनो के अंदर पहुंचा तो क्या था कि उस समय पे पैकेज चलते थे। पैकेज में क्या होता था, आज भी शायद पैकेज चलते हैं, कि आपको 2,000 रुपए में एंट्री दे दी जाएगी, आपको 800 रुपए के कॉइन दे दिए जाएंगे, 1,000 रुपए के कॉइन, उसमें खाना पीना होगा, डांस वगैरह आप देख सकते हो। तो जिसके अंदर कीड़ा होगा अपना पैसा लुटाने का, वो एक बार जब उस इन्वायरमेंट में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली अपना पूरा अकाउंट खाली कर देगा। और कसिनो के अंदर वो एटीएम भी लगा देते हैं कि तुम जाके पैसा निकाल के खेलते रहो, और ये एक लत होती है, शायद अगली बार जीत जाऊं, शायद अगली बार जीत जाऊं। क्योंकि कुछ ऐसे गेम्स है जहां पे अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो 35 रुपए तक जीतने का चांस है, बट जीतते कितने ही लोग हैं। अब ऐसा है कि मान लीजिए मैं 1,000 रुपए की चिप्स खरीदता हूं कसिनो के अंदर, या किसी हॉर्स की डरबी रेसिंग में 1,000 रुपया लगाता हूं, या रमी ऑनलाइन खेल रहा हूं 1,000 रुपए लगाता हूं, तो पहली बार जो 1,000 रुपए का ट्रांजैक्शन उस पर मुझे 28% जीएसटी देना। मान लो मैंने कसिनो में 1,000 रुपए की बेट लगाई और मैं 35 गुना 35,000 का अमाउंट जीत जाता हूं, तो और 35,000 को मैं फिर से कसिनो में खेलने के लिए लगाता हूं, तो अब मुझे 35,000 रुपए के ऊपर 28% जीएसटी नहीं देना है। तो पहली जो बेट लगती है उस बेट के ऊपर 28% जीएसटी जाता है, उसकी बाद की बेट, वो अलग बात है कि आपने 1,000 रुपए की बेट लगाई, आप हार गए, फिर 1,000 रुपए की बेट लगा रहे हो तो फिर से 28% देने। फिर जो जीता हुआ रकम है, उस जीती हुई रकम के ऊपर अगर आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो कसिनो में, आपको 28% का जीएसटी नहीं देना। ठीक है भाई, तो ये एक एक्सेप्शन कर दिया था, जिसके चलते उस समय के लिए जो इंडस्ट्री प्लेयर्स थे कसिनो वाले, वो थोड़े शांत हो गए थे। अब फिर से कसिनो वाले चिल्ला रहे हैं, सिक्किम गोवा के कसिनो हो गए, ऑनलाइन इंडस्ट्री वाले हो गए, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा मत करिए, हजारों की तादाद में यहाँ पे नौकरियां चली जाएंगी। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री भी यहाँ पे प्ले में आ गई है, ई गेमिंग पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की है। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जो जीएसटी के लॉज लाए गए, इनको थोड़ा चेंज किया जाएगा, इनको थोड़ा अमेंड किया जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक फैक्ट है, कसिनो इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में जब एक बार 28% जीएसटी लगा दिया, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से प्रेशर आ रहा है, तो सरकार को इस प्रेशर के सामने नहीं झुकना चाहिए। ओवरऑल इन बड़े प्लेयर्स को प्लेसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में ये ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है ना, कसिनोस, ये सब गेम्स ऑफ चांस हैं, गेम्स ऑफ स्किल नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े ज्यादातर लोग अपना हार्ड अर्न पैसा हार जाते हैं आसान पैसा कमाने की चाह में। इस प्रकार की चीजों को, एक 36 चाइना टाउन मूवी आई जिसमें दिखाया गया था कि परेश रावल अपना सारा पैसा हारे चला जा रहा था, तब भी वो पैसा लगाए चला जा रहा था। तो क्या होता है कि इंसान ओवरऑल अपनी लत में, अपनी जिद में अपना सारा पैसा हार जाता है। तो कम से कम ये 28% जीएसटी कुछ हद तक तो लोगों को रोकेगा अपना पैसा लगाने से, समझ गए बात को। लेकिन अब इंडस्ट्री प्लेयर्स प्रेशर डाल रहे हैं, तो सरकार फिर से इस चीज को रिकंसीडर कर रही है, ये ठीक नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था ओवरऑल। तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं दोस्तों, मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे लाइव है, इसके ऊपर 5% की सेल अभी चालू है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के रिस्पेक्ट में 5% की मैंने सेल चालू कर रखी है। ओवरऑल ज्यादातर जो फर्स्ट 50 के लिए थी एडमिशन हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मेंटरशिप कोर्स में लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जब भी आप मेन बॉक्स पे पहुंचोगे, उसके सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो कल मैंने फर्टिलाइजर सब्सिडी, ब्लू इकोनॉमी को रिस्पेक्ट में 2 वीडियोस अपलोड की हैं और काफी होलिस्टिक है। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी की थीम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो है। तो ये सारी वीडियोस देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा कर सकते हो, थीम बेस्ड स्टडी कर सकते हो। कुछ और नए इनिशिएटिव्स यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, जहां पे मैं करंट के टॉपिक्स को आंसर राइटिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एथिक्स में आंसर राइटिंग की वीडियोस अपलोड हुई हैं कुछ, मेन GS2 GS3 वाले पेपर में भी आंसर राइटिंग की जल्दी ही कुछ वीडियोस अपलोड
होंगी, तो आप चाहें तो इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। काफी मेहनत से बनाया गया ये कोर्स है। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका परस्यूट ऑफ सऊदी इजराइल रेप्रोचमेंट। महेश सचदेव साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा। रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर हैं, अरेबिस्ट भी हैं, करंटली प्रेसिडेंट हैं इको डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजीज दिल्ली बेस्ड कंसल्टेंसी। इनका क्या बोलना है? इनका बोलना है मिडिल ईस्ट में अपनी सुपीरियोरिटी को बनाने की चाहत। अमेरिका के पास ये चाहत है। अमेरिका एक समय पे सुप्रीम था, लेकिन अमेरिका की सुप्रीमेसी को एक मेजर स्केल पे इस समय पे अगर एक कोई कंट्री पुश बैक कर रही है तो वो है चाइना। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे अमेरिका फिर से मिडिल ईस्ट और गल्फ के रीजन में अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए दो मेजर प्लेयर्स की मांडवली कराता नजर आ रहा है। एक मेजर प्लेयर है सऊदी अरेबिया और दूसरा है यहां पे इजराइल। अगर आप देखो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये करने की कोशिश कर रहा है, खासकर इस समय पे जब बाइडेन की ना इजराइल से ज्यादा बन रही ना सऊदी अरेबिया से ज्यादा बन रही है। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मिस्टर नेतन्याहू ने एक एक्सट्रीम राइट विंग कोलिशन बना लिया है, जूइश सेटलमेंट को बढ़ा रहे हैं ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। यूएस इन दोनों ही चीजों को अपोज कर रहा है, तो नेतन्याहू से भी नहीं बन रही। सऊदी क्राउन प्रिंस की बात की जाए तो सऊदी क्राउन प्रिंस को बहुत बुरी तरीके से यूएस ने क्रिटिसाइज किया था जब जमाल कौशिकी को इस्तांबुल टर्की में मार दिया गया था। और इस समय पे ऑयल प्रोडक्शन के क्वांटम को भी लेके यूएस और सऊदी अरेबिया में ज्यादा बन नहीं रही है। ओपेक प्लस के मैकेनिज्म में सऊदी अरेबिया सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, ज्यादा यूएस की सुन नहीं रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में ना सऊदी अरेबिया सुन रहा है ज्यादा, ना इजराइल सुन रहा है यूएस की। उसके बावजूद भी जो बाइडेन ओवरऑल इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिप्रोचमेंट कराना चाह रहे हैं। अब देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। यूएस सऊदी के बीच में एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट हुआ था 1945 में। रियाद ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई किया। यूएस के बाद रियाद ने ईरान के साथ मांडवली की, चाइना के मीडिएशन के अंदर। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ रियाद के मोहम्मद बिन सलमान मिले, कई बार सऊदी अरेबिया में मिले, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग मिले, अरब कंट्रीज की मीटिंग मिले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस के मैकेनिज्म के अंदर रशिया के साथ लगातार सऊदी अरेबिया यहां पे इंगेज कर रहा है। तो बेसिकली रशिया और चाइना ये दो आर्च एनिमीज हैं यूएस के। तो यूएस के एंगेजमेंट के साथ साथ सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना दोनों के साथ एक्टिवली इंगेज कर रहा है। तो जो बाइडेन को मोहम्मद बिन सलमान की ये पर्टिकुलर हरकत पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो बाइडेन के पास मजबूरी है दोस्तों। अगले साल री इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में, जो बाइडेन को फिर से जीतना है। तो अगर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराजगी रखेंगे तो जो ज्यूश कम्युनिटी है यूएस के अंदर वो नाराज हो सकती है जो बाइडेन से। तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर अगर सऊदी अरेबिया के साथ मांडवली करा दी जाती है तो जो ज्यूश कम्युनिटी है, और ज्यूश कम्युनिटी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल है, वो यूएस इलेक्शंस जीतने में जो बाइडेन की मदद कर सकती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सऊदी अरेबिया के इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो इससे इजराइल और सऊदी अरेबिया का भी फायदा है दोस्तों। जी हां, इन दोनों कंट्रीज का भी फायदा है। समझिए बात को। सऊदी अरेबिया अगर इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे करता है तो उसके बदले में सऊदी अरेबिया ने यहां पे कुछ एश्योरेंसेस मांगी हैं। किससे? यूएस से। जिस प्रकार से नाटो के मेंबर कंट्रीज को लेटेस्ट लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी जाती है यूएस के द्वारा, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि ठीक है भाई, हम इजराइल के साथ मांडवली करेंगे, हमें भी तुम उसी लेवल की लेटेस्ट लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दो। लेकिन ये चीज इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास अगर यूएस की हाईएस्ट लेवल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी आती है तो वो पाकिस्तान के पास भी पहुंच सकती है। प्लस अगर यूएस के मीडिएशन के अंदर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ मांडवली करता है तो इजराइल के लॉन्ग टर्म में रिश्ते पाकिस्तान के साथ सुधर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की अच्छी खासी बनती है। ठीक है ना? तो नो डाउट अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में मांडवली होती है, इसका फायदा डेफिनेटली इंडिया को होगा, लेकिन इसका कुछ हद तक नुकसान भी हो सकता है इंडिया को, क्योंकि फिर सऊदी के बहाने इजराइल के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं, जो अभी के लिए बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, ये बातें यहां पे बोली जा रही हैं। प्लस ओवरऑल अगर आप देखो तो अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसी प्रकार का फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहां पे सऊदी अरेबिया भी लेना चाहता है, लेकिन सऊदी अरेबिया बहुत सारी कंडीशनैलिटीज को इंपोज कर रहा है और उन कंडीशनैलिटीज को लेके यहां पे ठीक ठाक अमाउंट में क्वांटम में बातचीत हो रही है। हाँ, सऊदी अरेबिया डेफिनेटली इजराइल के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालेगा कि आप पैलेस्टीनियंस को थोड़ा बहुत अपनी जगह दे दीजिए, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दीजिए, लेकिन लॉन्गर टर्म में सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिश्ते अच्छे होते हैं तो पैलेस्टीनियंस और आइसोलेट होने वाले हैं और सेग्रीगेट होने वाले हैं। प्लस एक और वजह है सऊदी अरेबिया की इजराइल के साथ, देखिए इस्लामिक वर्ल्ड के जो दो सबसे बड़े रिलीजियस श्राइन्स हैं
वो इजराइल की धरती पर मौजूद है। तो इस रिस्पेक्ट में जो रिलीजियस टूरिज्म है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इजराइल, वो भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो बहुत सारे आप कह लो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस और बहुत सारे सामंजस्य हैं जिनको बैठा के ओवरऑल इस रिलेशनशिप का फायदा उठाया जा सकता है। इस ओवरऑल मांडवली में अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो वो है पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन कॉज यहां पे ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पैलेस्टीनियंस का पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन भी यहां पे बढ़ सकता है। और अगर इजराइल सऊदी अरेबिया के क्लोज आ जाता है और पैलेस्टीनियन कॉज रेडिकलाइज होता है तो इजराइल के जो अपोनेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान, सीरिया, हिजबुल्ला, हमास, इसमें से कुछ अपोनेंट्स इजराइल के ऊपर और हावी हो सकते हैं। जो कि अभी तक क्या है कि सऊदी अरेबिया बैक एंड से इजराइल से लड़ रहा था। अगर इजराइल की प्रॉब्लम्स कम होगी तो कल की डेट में ये प्लेयर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहां पे है। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में एक और चीज निकल के आती है, पैक्स अमेरिकाना। मिडिल ईस्ट के इलाके में, गल्फ के इलाके में बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी इस प्रकार के रिप्रोचमेंट के थ्रू हटाने की और अपने कह लो इन्फ्लुएंस की बढ़ाने की कोशिश है ये यूएसए की। ठीक है भाई, फिर अगला, लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग तो नहीं हो जाएगा, बवाल तो नहीं हो जाएगा, इस बात को लेकर काफी बातचीत चलती है। प्रियांजलि मलिक जी का यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये ऑथर है इंडिया की न्यूक्लियर डिबेट, एक्सेप्शनलिज्म एंड बॉम्ब की। 6 अगस्त 1945 का दिन क्लियर और सनी डे था। एनोला गे नाम का एक हवाई जहाज आया, उसने हिरोशिमा के ऊपर बम ड्रॉप कर दिया। 15 किलोटन का यूरेनियम बम था। 600 मीटर अबव हिरोशिमा प्रीफेक्चर इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल पे ये फटता है और उसके बाद हर चीज को ये फ्लैटन कर देता है। हॉल का केवल स्केलेटल स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद पूरी दुनिया की जो वेपन्स और वार की परिभाषा थी, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, वो बदल जाती है। उस दिन के बाद से लेके आज तक के बीच में 78 साल का गैप है और हमने राइज और फॉल ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट्स को देखा है, लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस यहां पे ज्यादा डोमिनेंट हुआ है। ज्यादातर कंट्रीज ने कोशिश की है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाए और उस न्यूक्लियर वेपन्स के दम पे अपनी डेटरेंस कैपेबिलिटी को बनाए। क्योंकि अगर एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो कोई भी दूसरी कंट्री उसको कभी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगी। ये यहां पे लॉजिक दिया गया। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर यूज एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स तो सब डेवलप कर रहे हैं लेकिन उनको यूज करने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं। आप देखो यूक्रेन किस हद तक रशिया के ऊपर ब्लेटेंटली अटैक कर रहा है, लेकिन रशिया ने अब तक यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया। रशिया का यह बोलना है कि तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ जाएगी, जब रशियन स्टेट मिटने पे बात आ जाएगी, व्लादिमीर पुतिन की डिपोजिशन की बात आ जाएगी, तब ओवरऑल रशिया यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करेगा। तो बेसिकली न्यूक्स डेटरेंस कैपेबिलिटी को क्रिएट करते हैं, लेकिन न्यूक्स का यूज करना उतना ही आज की डेट में मुश्किल हो गया। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है नीना तेलेनवाल्ड, उनका क्या बोलना है कि न्यूक्लियर टैबू एज अ कोलेसिंग नॉर्म अगेंस्ट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज दीज वेपन्स आर सीन एज सो बियॉन्ड द पेल दैट देयर आर ऑलमोस्ट नो सर्कमस्टांसेस व्हिच कैन यूज बी जस्टिफाइड। देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी के पास जो तबाही मची है उस तबाही को पूरी दुनिया ने देखा है। केवल एनवायरमेंटल लॉस नहीं हुआ है, जनरेशंस लोगों की यहां पे अफेक्ट हो रही है। और इस तबाही को देखने के बाद दुनिया भर के लोग एक बात तो मान गए हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा इस्तेमाल करना सही नहीं है। इनका एक्चुअली इस्तेमाल के लिए किसी कंडीशन को जस्टिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी कंडीशन इतनी एक्यूट नहीं हो सकती, इतनी खतरनाक नहीं हो सकती कि आप न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को जस्टिफाई कर सको। इसलिए जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, भले ही अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स बना रही हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बोल रही हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करना है, ये गलत है। उनके यूजेज के ऊपर बहुत प्रकार के ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन प्रोहिबिशंस का कोई लीगल बेसिस नहीं है। ये प्रोहिबिशंस केवल मोरालिटी, प्रोपोर्शनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड है। एक पर्टिकुलर कंट्री की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को प्रयोग मत करिए, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलेगा, गलत हो जाएगा। वैसे न्यूक्लियर वेपन्स जितना डिस्ट्रक्शन पहुंचाने वाले और बहुत सारे कन्वेंशनल म्यूनिशंस आ गए हैं, हथियार आ गए हैं, जैसे कि भाई केमिकल वेपन्स आ गए हैं, ठीक है ना, बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए हैं। ये भी न्यूक्लियर वेपन्स जितने ही डेंजरस है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ने अपने आप में एक स्टैंडर्ड यहां पे प्लेस कर दिया। वो स्टैंडर्ड हिरोशिमा और नागासाकी के रिस्पेक्ट में निकल के आता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब लड़ाई हुई ना, जब बवाल हुआ, कॉम्बिटेंट्स और नॉन कॉम्बिटेंट्स के बीच में कोई फर्क नहीं था। इन्वायरमेंट डिकेड्स के लिए यहां पे कंटेमिनेट हो चुका था। जापान हार भले गया, लेकिन पूरी दुनिया में यूएस को इस हद तक क्रिटिसाइज किया और आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है। यूएस अपनी इस हरकत के लिए आज तक शर्मसार है। समझ गए बात को? तो जब रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, उसके बाद भी ओवरऑल इस न्यूक्लियर टैबू के बारे में बात हुई, लेकिन अब तक फॉर्चुनेटली रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं किया है। एक समय आया था दोस्तों, वॉर के शुरू होने के बाद, जब रशिया बहुत तेजी से हारने लगा था, ठीक है ना,
ओवरऑल सितंबर 2022 के समय पे रशिया को बैटलफील्ड पे बहुत सारे रिवर्सेस हुए थे। रशिया यूक्रेन जीत रहा था, तो उस समय पे रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने और उनके और लीडर्स ने लगातार ये धमकी देनी शुरू कर दी कि हम छोटे लेवल पे स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पे रशिया को लगा कि उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ रही थी। वो एक ब्लफ नहीं था एक्चुअली में। जो दिमित्री मेदवेदेव थे, करंटली डिप्टी चेयरमैन थे सिक्योरिटी काउंसिल, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन थे, ये लगातार धमकी दे रहे थे दुनिया को कि अगर चुप नहीं बैठे तो हम अटैक कर देंगे। अब समझिए, 38 साल पहले आज से रोनाल्ड रेगन यूनाइटेड स्टेट्स के और मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत के, इन्होंने बैठ के बोला था कि न्यूक्लियर वॉर को कभी भी जीता नहीं जा सकता है। इस चीज को रीअफर्म किया 2021 में मिस्टर पुतिन ने, जो बाइडेन ने। उसके बावजूद 2022 में जंग छेड़ दी। रशिया बार बार धमकी दे रहा था यूरोप को कि भाई नाटो को लेके हमारी बाउंड्रीज के पास मत आओ, उसके बावजूद आया। एक शॉट बना के मैंने बताया भी है कि जो रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे कोई भी नेचुरल डिफेंस नहीं है, कोई भी नदी, कोई भी समुद्र, कोई भी पहाड़ नहीं है, तो बड़े आराम से इन्वेडिंग फोर्सेस रशिया की जमीन के अंदर घुस सकती हैं। तो इस रिस्पेक्ट में रशिया बार बार नाटो को कह रहा था कि हमारी बाउंड्री के पास ना हो। नाटो ने सुनी नहीं। फरवरी 2022 में यहाँ पे जंग छिड़ गई और उसके बाद जंग एक्यूट ही होती गई, और एक समय पे तो रिस्क ऐसा आ गया था कि न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता था। अभी के लिए न्यूक्लियर अटैक जैसी सिचुएशंस तो देखिए नहीं दिख रही हैं, बट कहीं ना कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का जो खतरा है वो मंडरा तो रहा है। आप सोचो दोस्तों, जब हिरोशिमा में बम गिरा, 15 किलो टन का बम था। आज की डेट में इस 15 किलो टन के बम को एक स्मॉल टैक्टिकल वेपन बोला जाएगा, लेकिन इस स्मॉल टैक्टिकल वेपन ने इंस्टेंटली 70,000 लोगों की जान ले ली थी, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो हीबा कुशा थे वो आज तक इन्फर्मिटीज के साथ जी रहे हैं। तो एक छोटा स्मॉल टैक्टिकल वेपन क्या कर सकता है ये हम देख सकते हैं। और यूएस के पास तो आज 1 किलो टन से लेके 170 किलो टन तक के वेपन है। 15 किलो टन के वेपन ने इतना बवाल मचा दिया, 170 किलो टन का वेपन तो भगवान मालिक है क्या करने वाला है। समझ के बात को। तो ये सारी चीजें यहां पे ओवरऑल चल रही हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर चैलेंज को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। जरूरी यह है कि नाटो ओवरऑल रशिया के डोर स्टेप पे ना पहुंचे। जरूरत यह है कि रशिया एक्सेसिवली यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने की और यूक्रेनियंस की सोवरेनिटी की हर्ट करने की कोशिश ना करे। बेलारस के अंदर जब रशिया ने अपने वेपन्स को स्टेशन किया, जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर कब्जा किया, ये एक आप कह लो इंस्टिगेटिंग इवेंट था। लेकिन इससे पहले इंस्टिगेशन वेस्टर्न कंट्रीज भी कर रही थी, यूरोप भी कर रहा था, नाटो भी कर रहा था, और उसके चलते आज की डेट में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कोल्ड वॉर के समय पे अगर आप देखो तो 70,000 न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया में फैले थे। आज की डेट में लाखों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन्स प्रयोग भले ही नहीं हो रहे, लेकिन इनका खतरा लगातार हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इस खतरे को रोकने की जरूरत है, अपने दिमाग में सेंस लाके, कामनेस लाके। करंट अफेयर्स एनालिसिस में आ जाते हैं। राहुल गांधी के लिए एक अच्छी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन को रोक दिया है। आपको पता होना चाहिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, 2 साल की जेल की सजा दी थी। ओवरऑल गुजरात की हाई कोर्ट ने उनकी सजा को अपहेल्ड किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनके कन्विक्शन को स्टे कर दिया। फाइनल जजमेंट नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट कन्विक्शन जरूर स्टे हो गया है। राहुल गांधी की अब लोकसभा की मेंबरशिप रीइंस्टेट हो जाएगी। देखिए, जब राहुल गांधी यहां पे आपके लोग कन्विक्ट होकर उनकी लोकसभा की मेंबरशिप गई थी, उसी समय पे मैंने बोला था कि ये रीइंस्टेट होंगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये थी कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनको रीइंस्टेट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को यहां पे प्ले में आना पड़ा। 3 जज की बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस बी आर गवई साहब। जस्टिस बी आर गवई साहब ने यहां पे साथ साथ बोला कि जो सूरत का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उसने राहुल गांधी को डांटा जरूर, लेकिन सूरत की ट्रायल कोर्ट एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं दे पाई जिसके बेसिस पे 2 साल का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस है उसको जस्टिफाई किया जा सकता। अगर राहुल गांधी को यहां पे 1 दिन कम की भी सजा होती, तो इनका जो अभी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो रखा है लोकसभा की मेंबरशिप से 8 साल का, वो प्ले में नहीं आता। तो यहां पे सूरत के ट्रायल कोर्ट के जज को डिटेल में अपनी रीजनिंग देनी चाहिए थी कि ओवरऑल क्यों मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा रहा है राहुल गांधी को, लेकिन कोई डिटेल रीजनिंग यहां पे सूरत के कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि राहुल गांधी ने ये जो चोर कम्युनिटी का रिमार्क दिया है मोदी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर या पूरी मोदी कम्युनिटी के ऊपर, दिस इज बेसिकली नॉट इन अ गुड टेस्ट। राहुल गांधी जी ने ये अच्छा नहीं किया, बट हाँ डेफिनेटली इसके लिए जो 2 साल की सजा दी गई है वो भी यहां पे अच्छी नहीं है। इनको 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द आरपीए एक्ट 1950। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह भी लॉजिक दिया है कि जब इनका ऑफेंस राहुल गांधी का नॉन कॉग्निजेबल था, वेलेबल था, कंपाउंडेबल था, तब भी मैक्सिमम 2 साल की यहां पे जेल की सजा क्यों दी गई। तो जो सूरत की ट्रायल कोर्ट है उसको यहां पे ओवरऑल इनडायरेक्टली डांटा है सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला है
और हर कोर्ट को ये मैसेज दिया है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट्यूट के अंदर मैक्सिमम सजा देते हैं तो उस सजा को सेटिस्फाई करने वाली रीजनिंग भी आपको अपने साथ में देनी है। राहुल गांधी को 2 सजा की सजा देने के साथ साथ उस पर्टिकुलर रीजनिंग को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया गया था। ये बात यहाँ पे बोली जाएगी, ठीक है भाई। फिर बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूशन सर्वे। भाई ये आपको नजर आ रहे हैं नोटिस्ड इकोनॉमी जीन ड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं पटना के अंदर। बिहार के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो थोड़े खतरे में, क्यों? क्योंकि बिहार के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अब पढ़ाई नहीं हो रही, इन गवर्नमेंट स्कूल को रिप्लेस किया जा रहा है बाय चीप एंड डिंजी ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स। और खास बात दोस्तों ये कि जो स्कूल वगैरह है वो सुबह 7-8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक चलते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिहार के अंदर, खासकर नॉर्थ बिहार के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत डोमिनेंट है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, स्कूल में कुछ हो ही नहीं रहा, गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पता चला एक सर्वे से जो कि कंडक्ट की गई है 81 गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स में, रैंडमली कंडक्ट की गई है 2 डिस्ट्रिक्ट में, अरेरिया डिस्ट्रिक्ट और कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार। तो सर्वे क्या है? सर्वे ये बोल रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट स्कूल जो है बिहार के अंदर, उनके बच्चे कहाँ हैं। ये पर्टिकुलर सर्वे कंडक्ट की गई थी जन जागरण शक्ति संगठन के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर सर्वे में गाइडेंस दी थी जी ड्रेन साहब ने, जो कि एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट है। तो ये जो सॉरी स्टेट है गवर्नमेंट स्कूल का, इसके चलते हो रहा है कि प्राइवेट ट्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है बच्चे। जिसके पास पैसा है प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने का वही प्राइवेट ट्यूशन में जाएगा, बाकी बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जा पाएंगे। तो अगर सरकारी स्कूल छोड़ के स्कूल टाइमिंग में बच्चे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो जिन बच्चों के पास ट्यूशन पढ़ने की एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है, उनको गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई मिल नहीं रही, तो पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फेल हो जाता है। दूसरा, अगर कोई अफोर्ड कर रहा है प्राइवेट ट्यूशन दे पाना, तो वो अपना पैसा पेट काट के कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहा है, जबकि उसको वही क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलनी चाहिए थी। तो 32 पन्ने की जो रूरल नॉर्थ बिहार की 2 डिस्ट्रिक्ट की सर्वे है, यही बताती है कि जो पढ़ाई लिखाई इन बच्चों को फ्री में गवर्नमेंट स्कूल में मिलनी चाहिए वही प्राइवेट ट्यूशन में मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स में यह पाया गया कि जो 50% स्टूडेंट्स थे वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, SC ST बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स। जो रिपोर्ट आई है इट कम्स क्लोज टू द हील्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट एडिशनल सेक्रेटरी के पंथक रीसेंट डायरेक्टिव्स टू प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आस्किंग देम नॉट टू ऑपरेट बिटवीन स्कूल आवर्स। जी हाँ, रिसेंटली यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, ट्यूशंस को, कि भैया सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के टाइम पीरियड में आप ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने का टाइम होता है। बच्चे स्कूल छोड़कर तुम्हारी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबके लिए जरूरी है। पैसे के नाम पे प्राइवेट ट्यूशन के आधार पर बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। अगर आप अटेंडेंस देखो स्कूल के अंदर तो मेयरली 20% है, और कोई भी स्कूल यहाँ पे राइट टू एजुकेशन के क्राइटेरिया को पूरी तरीके से मीट नहीं करता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जाए तो सरकार यहाँ पे टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा अवेलेबल करवाती है। लेकिन बात दोस्तों यहाँ पे ये कि बहुत सारी पुअर फैमिलीज हैं, और इन पुअर फैमिलीज के पास जब पैसा आता है, वो पैसा तो टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म का होता है, लेकिन इन पुअर फैमिलीज की बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही, खाने पीने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, दवाइयों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो जो पैसा यहाँ पे किताबों और यूनिफॉर्म के लिए आ रहा है, वो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने में चला जा रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी प्रॉब्लम। बहुत सारे केसेस में तो किताबों यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशनैलिटीज हैं, जैसे कि 75% स्कूल अटेंडेंस वो पूरी होती नहीं है। पैसा ट्रांसफर करना है तो आधार लिंक बैंक अकाउंट चाहिए, वो भी नहीं है इन लोगों के पास, तो पैसा इनके पास पहुंच ही नहीं पाता है। पहली रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि स्कूल बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं, मिड डे मील्स प्रॉपर तरीके से दिया नहीं जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का रैम्पेंट वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स पैंडेमिक के चलते बढ़ी भी हैं। एक सिल्वर लाइनिंग है, 40% टीचर्स यहाँ पे वुमेन है, और जो सोशल कंपोजिशन है टीचर्स का वो कुछ हद तक ओवरऑल जो सोशल कंपोजिशन है उसके इक्विवेलेंट है। जैसे कि यहाँ पे साइजेबल अमाउंट में SC ST OBC और मुस्लिम टीचर्स आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल टीचर्स में जब आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है, तो वो डाइवर्सिटी ग्राउंड लेवल पे पढ़ने वाले लोगों की भी कंसर्न्स का ध्यान रखती है। फिर अगली न्यूज, आसाम माइनस टाइगर रिजर्व 63% शॉर्ट ऑफ सैंक्शनड स्टाफ। देखिए क्या हुआ है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 पब्लिश हुआ जुलाई में। इसने इंडिकेट किया कि वेस्टर्न आसाम के मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं टाइगर्स, मतलब टाइगर्स की डेंसिटी बढ़ रही है। अगर आप देखो तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन? आपकी आसाम की मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इनमें स्टाफ की 63% कमी है। अगर आप ईस्टर्न आसाम के एक्टिविस्ट रोहित चौधरी की बात मानो तो मानस नेशनल पार्क में 294 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन केवल 109 का स्टाफ काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं,
294 में से 109 का स्टाफ काम कर रहा है, 160 पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें से 25 लोगों को फील्ड पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, उनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। तो कुल मिला के चीजें प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक किस हिसाब से है तो देखिए समझिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। कैसे प्रोग्राम्स? जैसे कि ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोस का प्रोग्राम चलाया गया इन मानस नेशनल पार्क, लेकिन राइनोस के ट्रांसपोर्टेशन के समय पे आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टाफ डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि जो मिडिल मैन है वो मार मूर के इनके हॉर्न्स वगैरह ना निकाल लें। लेकिन स्टाफ तो यहाँ पे है ही नहीं ना। और अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे स्टाफ रख रहे हो तो होम गार्ड्स की जो तनख्वाह है वो 767 रुपए पर डे है, इसको देने के लिए भी पैसे नहीं, कई महीनों से यहाँ पे गार्ड्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के हालात बहुत खराब है। आपको किसी भी प्रकार का ट्रांसलोकेशन का प्लान बना रहा है या सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स लेने हैं, तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टाफ इन पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स में डिप्लॉय करना जरूरी है, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। फिर आईएसओ बिल पेव्स वे फॉर इंटीग्रेशन ऑफ थीसिस। ये छोटी सी न्यूज है दोस्तों, इस न्यूज में देखिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अभी, इस न्यूज से रिस्पेक्ट में और भी बहुत कुछ आगे आएगा। लोकसभा ने फ्राइडे को पास किया है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023। इसके अंदर एक कमांडर इन चीफ होगा और एक होगा ऑफिसर इन कमांड ऑफ इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के पास सारी डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी। देखिए इंडिया के अंदर थिएटर कमांड बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अंडमान और निकोबार में एक थिएटर बना, लखनऊ में एक थिएटर बना। अब इस थिएटर कमांड का एक कमांडर होगा और इस कमांड के अंदर एयरफोर्स के भी लोग होंगे, नेवी के भी लोग होंगे, इंडियन आर्मी के भी लोग होंगे। अभी के लिए क्या है, इंडियन एयरफोर्स की बटालियन अलग प्लेस होती है, आर्मी की अलग, नेवी की अलग। अब यहाँ पे थिएटर कमांड्स के अंदर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को इकट्ठा एक जगह पे स्टेशन किया जाएगा और इनका एक कॉमन कमांडर होगा। इसके लिए एक बिल पास किया गया है, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन 2023। ओवरऑल जब इसको लोकसभा से भी अप्रूवल मिल जाएगा तो आगे आने वाले समय में ओवरऑल इस बिल के क्या दायरे हैं, क्या इसके मोटिव्स हैं, वो और क्लियर हो जाएंगे। एक और बात बता दूं दोस्तों, आईओसी बिल 2023 केवल थिएट्रिक कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है। जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिस्पेक्ट में सर्विसेज एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो पहले जैसे ही रहने वाले हैं। ये टाइम एंड टेस्टेड रूल्स और रेगुलेशंस हैं, इनको यहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट थिएटराइजेशन के लिए ही बस यहां पे सारा काम किया जा रहा है। फिर भाई अगर आप देखो तो जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने यहां पे रिकमेंड किया है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज है 25 साल की, इसको कम के 18 साल कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में आपका लॉ मेकर बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 साल। तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, सॉरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने क्या बोला कि हम लोकसभा के इलेक्शंस के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 कर सकते हैं 25 से। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से इस आइडिया के अगेंस्ट है। इलेक्शन कमीशन का ये बोलना है कि आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक 18 साल का बच्चा ओवरऑल पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को समझ पाएगा, लोगों की परेशानियों को समझ पाएगा। 18 साल का लगा तो ये ठीक से नहीं डिसाइड कर पाता है कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है आगे। और इंडिया के अंदर तो भाई इतना सोशल एडवांसमेंट अभी हुआ भी नहीं कि एक 18 साल के बच्चों को आप लीडर बना दो। फिर तो इसमें यही हो जाएगा कि जो ओवरऑल इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो बड़े बिजनेस की फैमिलीज हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस के दम पे अपने बेटे को ओवरऑल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दिलवा देंगे। उससे इफेक्टिव गवर्नेंस होगी, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं, काफी एडवांस हो चुके हैं। इंडिया में ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। फिर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग नर्स की पढ़ाइयां करते हैं, उनके लिए यहां पे कुछ चेंजेस देखिए किए गए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहली बार एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, जो बीएससी बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स होता है जीएनएम का, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोग्राम का, इसके अंदर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एज एन ऑप्शनल कोर्स फॉरेन लैंग्वेज को भी ऐड किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया के अंदर ज्यादातर जो नर्सेस हैं वो साउथ इंडिया रीजन से आते हैं और बड़े तादाद में नर्सेस फॉरेन कंट्रीज में भी जाके नौकरियां पकड़ती हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लैंग्वेज। तो अगर वो ये लैंग्वेज अपने कोर्स के समय पे ही सीख लें तो डेफिनेटली दिस विल वर्क इन देयर एडवांटेज। इसीलिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 2 अगस्त को, जिसमें एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है, एम्ड एट प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन इन एजुकेशन। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर यह होप किया जा रहा है कि इनहैंस किया जाएगा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स को, और इनको इक्विप किया जाएगा एक वैल्यूएबल स्किल सेट के साथ। वो वैल्यूएबल स्किल सेट है फॉरेन लैंग्वेज को समझना और सीखना। अगर उनको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो इट विल एक्ट एज एन एडिशनल एडवांटेज ड्यूरिंग देयर डिग्री डिप्लोमेटिक प्रोग्राम। तो अपने डिप्लोमेटिक प्रोग्राम के समय पे बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए जाएंगे इन नर्सिंग स्टूडेंट्स को। कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं?
तो फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, आयरिश, कोरियन, स्पेनिश, पुर्तगीज। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई नर्सिंग स्टूडेंट यहाँ पे जर्मन भाषा सीख जाती है तो कल की डेट में जर्मनी में उसके लिए नर्स की नौकरी पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। तो ये डाइवर्स एरे ऑफ लैंग्वेज इन नर्सेस को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देंगी अपने कैरियर एस्पिरेशंस और इंटरेस्ट को परस्यू करने में। बाहर के देशों में जाके काम कर सकती हैं, अच्छा पैसा कमा सकती हैं, अपने और अपनी फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधार सकती हैं। इन लैंग्वेज कोर्सेज को कंडक्ट किया जाएगा स्पेसिफिक लैंग्वेज टीचर्स को हायर करके, और इन लैंग्वेज टीचर्स को हायर करने का खर्चा इनका रिस्पेक्टिव नर्सिंग इंस्टीट्यूशन उठाएगा। पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट से एग्जॉर्बिटेंट फीस नहीं चार्ज की जाएगी ऑप्शनल लैंग्वेज सीखने के लिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स करते हैं ना कि नई लैंग्वेज सिखवा रहे हैं, आजकल तो स्कूलों में नौटंकी चालू है कि ये स्किल करवाएंगे, ये यहाँ पे प्रोग्राम करवाएंगे। भैया लाखों की फीस ले लेते हैं साल की। मैंने तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ से जब पढ़ाई की थी तो मेरा साल का खर्चा 15,000 रुपए हुआ करता था, और उस 15,000 में रहना, खाना, पीना, ड्रेस, किताबें, सब कुछ इंक्लूडेड था। आज की डेट में तो भैया भरोसा ही नहीं होता। एक पांचवें छठे, मैं पवई मुंबई में रहता हूँ, छठे क्लास के बच्चे की साल की एडमिशन है 4 लाख रुपए, सिर्फ ट्यूशन फीस। भैया मतलब भरोसा ऐसा ही नहीं हो रहा। ठीक है, जमाना काफी बदल गया। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन रखा गया है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर ओवरऑल एक लिमिट से ज्यादा पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर अगला, रशियन वॉरशिप डैमेज्ड एज यूक्रेन टारगेट्स ब्लैक सी पोर्ट विद ड्रोन्स। देखिए यहां पे क्या हुआ, नोवरिस्क पोर्ट के ऊपर यहां पे अटैक किया गया है एक सी ड्रेन के थ्रू। देखिए क्या है, जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था जिसके चलते यूक्रेन और रशिया बिना टेंशन के जो अपने व्हीट एक्सपोर्ट्स थे, अपने ग्रेन एक्सपोर्ट्स थे, उसको ब्लैक सी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब जब यूक्रेन ने अपने असॉल्ट को मेनलैंड रशिया के ऊपर बढ़ा दिया लैंड बॉर्डर से, तो रशिया को नाराज आया। रशिया ने बोला कि भैया इतना अटैक हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को कंटिन्यू नहीं कर सकते। यूएस ने क्रिटिसाइज किया रशिया को, अफ्रीका ने क्रिटिसाइज किया रशिया को, रशिया ने सुनी नहीं। अब यूक्रेन ने क्या किया है कि एक नया बैटल फ्रंट खोल दिया है। पहले यूक्रेन के जो अटैक्स थे देवर लिमिटेड टू लैंड, अब समुद्र के अंदर भी अटैक किए थे। ऐसा नहीं कि यूक्रेन ने पहले समुद्र के अंदर अटैक नहीं किया था, अब बड़े स्केल पर अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो यूक्रेन का यह था कि यार ब्लैक सी जो ग्रेन इनिशिएटिव है, हमारे ग्रेन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो समुद्र के अंदर लड़ाई लेके मत जाओ। अब जब ग्रेन के एक्सपोर्ट्स बंद हो गए यूक्रेन के, तो समुद्र के अंदर भी लड़ाई लेके चले गए की पले। और ये जो नोवोरिस्क नाम का जो पोर्ट है रशिया का, इसको अटैक कर दिया है यहां पे किसने, यूक्रेन ने। ओके, ब्लैक सी पोर्ट में एक इंपॉर्टेंट नेवल और कॉमर्शियल बेस है ये नोवोरिस्क, किसका, रशिया का, जिसके ऊपर अटैक हुआ क्रीमियन पेनिनसुला से 110 किलोमीटर ये ईस्ट पे। और एक जो वॉरशिप था, ये पर्टिकुलर जो फुटेज ली गई है वो इसी सी ड्रोन से ली गई यूक्रेन के, इस पर्टिकुलर वॉरशिप को भी यहां पे तबाह कर दिया है। अब ये कॉम्बैट रेजिडेंस इस पर्टिकुलर वॉरशिप की कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इस पर्टिकुलर वॉरशिप का नाम है ओलेनेगोर्स्की गोर्नायाक, एक लैंडिंग वेसल है ये रशियन नेवी का। ठीक है, तो यूक्रेन ने यहां पे क्लेम किया है कि हमने एक इंपॉर्टेंट लैंडिंग वेसल, एक इंपॉर्टेंट कॉम्बैट वॉरशिप यहां पे रशिया का, उसका कॉम्बैट रेडनेस खत्म, डुबाया तो अभी नहीं है लेकिन हाँ भाई कॉम्बैट रेडनेस उसकी यहां पे खत्म हो चुकी है। अगर आप रशियन आप कह लो पब्लिकेशंस की बात मानो तो रशिया ने बोला है कि यूक्रेन ने और भी कुछ अटैक्स यहां पे प्लान किए थे, हमने उनको थ्वाट यहां पे कर दिया। तो कुल मिला के हालात यहां पे बहुत ज्यादा खराब है। माइखेलो पोडोला के एडवाइजर हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के, उन्होंने बोला है कि ये लेटेस्ट अटैक दिखाता है कि ड्रोन्स इस पर्टिकुलर वॉर को चेंज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट बना के भी आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने मैसिव नुकसान पहुंचाया है रशिया को थ्रू इट्स ड्रोन्स, और अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को ताइवान भी डेवलप कर रहा है ताकि कल की डेट में अगर ताइवान की चाइना से जंग होती है तो इन्हीं ड्रोन्स का ताइवान के अगेंस्ट, सॉरी चाइना के अगेंस्ट ताइवान इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं। आगे चलते हैं, डीजीएफटी सस्पेंड्स इस लैपटॉप पीसी इंपोर्ट कर्व टिल नवंबर 1। अभी कल ही मैंने आपको न्यूज बना के बताया था कि लैपटॉप पीसी जो कि बाहर देश के बाहर असेंबल हुए उनको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, और उसको इमीडिएट इफेक्ट में ले आए थे कि भैया लाइसेंस के ही बेसिस पे ही आप टैबलेट्स और जो पीसी बाहर असेंबल हो रहे हैं उनको इंडिया के अंदर लेके आ सकते हो, लैपटॉप वगैरह। अब हुआ ये कि भाई जब भी नोटिफिकेशन आता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑर्डर होते हैं ना, वो लगातार एग्जीक्यूट होते रहते हैं मंथ्स इन एडवांस में। तो बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी इन लैपटॉप्स और पीसी को सेल में डाल दिया गया या फिर प्लेन के ऊपर चढ़ा दिया गया। अब जब वो कस्टम्स में पहुंचे एयर कार्गो में या पोर्ट पे, तो भैया कस्टम अथॉरिटी ने रोक लिया। कस्टम अथॉरिटी ने बोला कि भैया डीजीएफटी का नोटिफिकेशन देखो, डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के अंदर लैपटॉप और पीसी के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत है। तो इंपोर्टर बोल रहा है कि भाई नोटिफिकेशन तो कल ही आया है, हमारा सामान तो 5 दिन पहले लोड हो गया था, तो इस सामान को तो क्लियर होने दो। कस्टम वालों ने बोला नहीं 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 होने देंगे।
मैटर पहुंचा डीजीएफटी के पास, सरकार के पास। सरकार ने यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन निकाला है और बोला है कि भाई ओवरऑल ये जो बैन किया है हमने या फिर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी है लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के इंपोर्ट के लिए, ये उन कार्गो के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी अपनी सोर्स कंट्री से लोड हो चुके हैं। तो उन कंट्रोल्स को क्लियर होने दो और इस पर्टिकुलर बैन नोटिफिकेशन को 1 नवंबर तक के लिए डीजीएफटी ने सस्पेंड कर दिया। तो जो शिपमेंट्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं वो इंडिया के अंदर एंट्री मार सकते हैं, नए शिपमेंट्स अब सेल होने बंद हो जाएंगे, उनके लिए लाइसेंस चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। थोड़ा लेक्चर लेट हो गया, कभी कभी हो जाता है, छुट्टी वाले दिन मेरे को थोड़ा सा एक्सेप्शन दे दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चाहे तो एक बार आप मेरा मेंटरशिप कोर्स चेक कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।